तो क्रिसमस का दिन तो बीत चुका है, लेकिन हवा में अभी भी वो एक जश्न वाली खुशबू है। वो छुट्टियों वाली रौनक बाकी है। और जब इस माहौल की बात होती है ना, तो मेरे जहन में बस एक ही जगह आती है, जहां क्रिसमस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक पूरा महीना भर चलने वाला एहसास है। गोवा। ये बात बिल्कुल सही है। गोवा में इस समय होना मतलब ऐसा है जैसे आप एक ही जगह पर दो अलग अलग सदियों में जी रहे हों। एक तरफ तो वो 16वीं सदी की पुर्तगाली आत्मा है जो आधी रात को चर्च की प्रार्थनाओं में जिंदा हो उठती है, और दूसरी तरफ 21वीं सदी का वो ग्लोबल बीच कल्चर जो रेत पर पार्टियों में धड़कता है। क्या बात कही है! दो अलग अलग सदियां एक साथ। मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत का मिशन यही होना चाहिए। हमें ये समझना है कि गोवा इस कल्चरल टाइम ट्रैवल को मैनेज कैसे करता है। क्या ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं, या फिर इन्होंने एक दूसरे में घुल मिलकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना दिया है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है, और इसका जवाब हमें गोवा के क्रिसमस के हर पहलू में मिलेगा। उनकी प्रार्थनाओं में, उनके घरों की सजावट में, उनके खाने की मेज पर और उनके जश्न मनाने के तरीकों में। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं, जो गोवा के क्रिसमस की आत्मा है, आधी रात की प्रार्थना। मैंने सुना है कि 24 दिसंबर की रात गोवा के चर्चों का माहौल कुछ और ही होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म है, या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है जो इसे इतना अहम बनाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में मिस्सा दे गालो, मिस्सा दे गालो। हाँ, मतलब मिडनाइट मास, तो उसका सामाजिक महत्व शायद उसके धार्मिक महत्व से कम नहीं है। ये वो मौका है जब पूरा गांव, पूरा समुदाय एक साथ आता है। साल भर कोई कहीं भी रहा हो, क्रिसमस पर घर लौटता है और इस प्रार्थना में जरूर शामिल होता है। ये अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का एक जरिया है। मतलब ये एक तरह का सालाना रीयूनियन है, हाँ, राइट। जो आस्था के धागे से बंधा हुआ है। बिल्कुल। आप ओल्ड गोवा के ऐतिहासिक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में हों, या पणजी के मशहूर आवर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च में, आपको हर जगह यही दिखेगा। परिवार की 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं, और माहौल की तो बात ही अलग है। चर्च मोमबत्तियों की रोशनी से नहाया होता है, और जब सब मिलकर कैरल मतलब क्रिसमस के भजन गाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आवाजें सिर्फ चर्च की दीवारों से नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास से गूंज रही हैं। और इन भजनों में भी क्या कुछ खास होता है? मतलब पारंपरिक लैटिन भजन होते हैं, या उनमें भी गोवा का अपना कोई रंग दिखता है? यही तो वो सांस्कृतिक संगम दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको पारंपरिक अंग्रेजी और लैटिन हिम्स भी सुनाई देंगे, लेकिन लेकिन साथ ही कोंकणी भाषा में गाए जाने वाले कैरल का जादू ही कुछ और होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक वैश्विक आस्था ने स्थानीय संस्कृति को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे और समृद्ध किया। ये गोवा की कैथोलिक विरासत की गहरी जड़ों का सबसे खूबसूरत सबूत है। और चर्च का वो दिव्य अनुभव, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता होगा, है ना? लोग उसी आस्था और उत्सव की भावना को अपने साथ अपने घरों में भी तो ले आते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। चर्च की घंटियों की गूंज जब शांत होती है, तो उत्सव की रोशनी घरों के बाहर जल उठती है। गोवा की किसी भी गली से गुजरिए, आपको हर घर के दरवाजे या बालकनी पर एक बड़ा सा चमकता हुआ सितारा लटका दिखेगा। ये सिर्फ एक सजावट नहीं है। तो फिर ये क्या है? मैं तो हमेशा इसे सिर्फ एक डेकोरेशन का हिस्सा ही समझती थी। एक तरह से ये विश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन है। ये उस सितारे का प्रतीक है जिसने बेथलेहम का रास्ता दिखाया था। हर घर के बाहर यह सितारा लटकाना मानो ये कहना है कि हमारे घर में भी क्रिसमस का स्वागत है, हमारे दिल में भी जश्न की रोशनी है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और खामोश परंपरा है। वाह! ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। और घरों के अंदर क्रिसमस ट्री के अलावा भी तो कुछ खास होता होगा। मैंने क्रिब्स, मतलब चरनी के बारे में बहुत सुना है। हाँ, चरनी बनाना गोवा के क्रिसमस का एक एक अभिन्न अंग है। और ये भी सिर्फ एक सजावट नहीं, ये एक कला है, एक पारिवारिक परंपरा है। ये यीशु के जन्म के दृश्य को फिर से जीवंत करने का एक प्रयास है। परिवार के सब लोग मिल कैसे बनाते हैं। बच्चे मिट्टी और घास लाते हैं, अच्छा। बड़े लोग छोटी छोटी मूर्तियां सजाते हैं, कोई छोटी सी नदी बनाता है, कोई पहाड़। कई जगहों पर तो मोहल्लों के बीच में सबसे अच्छी चरनी बनाने की प्रतियोगिता भी होती है। अच्छा, मतलब इसमें एक सामुदायिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। बहुत गहरा। ये बच्चों को कहानी सुनाने का, उन्हें अपनी परंपरा से जोड़ने का एक तरीका है। बच्चे सांता क्लॉज की कहानियां सुनते सुनते इस काम में मदद करते हैं, और अनजाने में ही अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीख जाते हैं। ये दिखाता है कि गोवा में परंपराएं सिखाई नहीं जाती, वो जीवन का हिस्सा बनकर जी जाती हैं।
और ये जो साथ मिलकर कुछ बनाने और फिर उसे साझा करने की भावना है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा खाने की मेज़ पर दिखती होगी। गोवा का खाना तो वैसे ही मशहूर है, लेकिन क्रिसमस पर क्या ख़ास होता है? गोवा में क्रिसमस का जश्न बिना पारंपरिक व्यंजनों के अधूरा है। और जब क्रिसमस के स्वाद की बात होती है तो एक शब्द है जो हर चीज पर भारी पड़ता है, कुस्मर। कुस्वर, ये मिठाइयों की एक थाली होती है ना? ये सिर्फ मिठाइयों की थाली नहीं, ये प्यार और शुभकामनाओं की थाली है। क्रिसमस से हफ्तों पहले घरों में महिलाएं इसे बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें कम से कम 20 से 22 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ और नमकीन चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूरियोस जो गुजिया जैसी होती हैं, डोडोल जो नारियल और गुड़ से बनती है, पैराड यानी अमरूद का मीठा चीज़। ये सब घर पर बनता है और फिर क्रिसमस पर दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिया जाता है। तो ये एक तरह से मिठाई के ज़रिए खुशियाँ बाँटने का रिवाज है। बिल्कुल। और इन मिठाइयों में भी आपको वही पुर्तगाली कोंकणी संगम दिखेगा। सबसे मशहूर मिठाई है बेबिंका। ये एक लेयर्ड केक है जिसे बनाने में घंटों लगते हैं। एक एक परत को पकाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरी परत डाली जाती है। ओह! कहते हैं कि इसमें 7 से 16 परतें तक हो सकती हैं। ये मिठाई धैर्य, परंपरा और गोवा के इतिहास की परतों का प्रतीक है। कमाल है, एक मिठाई में इतना गहरा मतलब छिपा है। और मीठे के अलावा क्रिसमस की दावत में क्या होता है? क्रिसमस लंच एक बहुत बड़ी दावत होती है। इसमें आपको गोवा की पाक विरासत का असली स्वाद मिलेगा। रोस्ट टर्की या चिकन के साथ साथ आपको पोर्क विंदालू और सोर पुटेल जैसे पारंपरिक व्यंजन मिलेंगे, जिनमें पुर्तगाली मसालों का स्वाद गोवा के स्थानीय स्वाद के साथ घुला मिला होता है। साथ में ताज़ा सीफूड तो होता ही है। ये दावत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, ये परिवार को एक मेज पर लाने का एक बहाना है। तो हमने आस्था की बात की, घर की सजावट और खाने की बात की। ये सब गोवा का वो चेहरा है जो परंपरा और परिवार से जुड़ा है। लेकिन अब उस दूसरे चेहरे की बात करते हैं जो शायद ज्यादा लोगों को पता है। पार्टियों वाला गोवा, समुद्र तटों वाला गोवा। ये दोनों पहलू एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ जहां घरों और चर्चों में शांत और भक्तिमय माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र तटों पर एक अलग ही दुनिया बसती है। क्रिसमस की रात जब एक हिस्सा मिस्सा दे गालों के लिए चर्च जा रहा होता है, तो दूसरा हिस्सा बागा, कैलंगुट या अंजना बीच पर पार्टियों के लिए तैयार हो रहा होता है। क्या इनमें कोई टकराव नहीं होता? मतलब एक ही त्योहार के दो बिल्कुल अलग रूप। शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन गोवा ने इन दोनों के लिए जगह बना ली है। समुद्र तटों पर होने वाली पार्टियां, लाइव संगीत और क्लब्स का माहौल ये मुख्य रूप से पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये गोवा की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये जश्न का एक व्यावसायिक ऊर्जा से भरपूर रूप है जो नए साल तक चलता है। तो क्या स्थानीय लोग इन पार्टियों से दूर रहते हैं? ऐसा भी नहीं है। युवा पीढ़ी इसमें हिस्सा लेती है, लेकिन ज्यादातर स्थानीय परिवारों के लिए क्रिसमस का मतलब आज भी चर्च, घर और परिवार ही है। हाँ, एक जगह है जहां ये दोनों दुनियाएं आकर मिलती हैं, वो है क्रिसमस बाजार।